जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज में आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के समन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी, की हाल चाल। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें जी, एक बार सारे बच्चे इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दें सारे के सारे ग्रुप में जल्दी। तोरी प्रीत में रोवत है नैना, नोरी प्रीत में रोवत है नैना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी,
अखियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग कुणाल, गुड इवनिंग बाला, गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग कुशल, गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग गौरी, वेरी गुड इवनिंग सभी को जी। गाबा बहन के दरबार में प्रणाम। कुशल बहन आपको भी प्रणाम और आपके घर वालों को भी प्रणाम और सबको प्रणाम। ठीक है, चलो जी आओ जी, फिर अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अच्छा, आज हमारी चैप्टर नंबर 2 की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। अब आपके डाउट्स भी काफी सारे आए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। वैसे डाउट्स आ रहे हैं, मतलब इससे पता लग रहा है कि आप घर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बट कई डाउट्स तो बिल्कुल ही एम ए हैं, मतलब एम ए हैं, और कई डाउट्स थोड़े से अच्छे हैं, और कई डाउट्स ऐसे हैं जो पॉइंट अभी हमने कंप्लीट नहीं किए, जो आगे जाके हम खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे जी। ठीक है जी। सर डीम्ड रेजिडेंट में अगर इंडियन सोर्स की इनकम 15 से कम होगी तो नॉन रेजिडेंट होगा ना? नहीं, उस केस में फिर आपको ऊपर वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो नॉन रेजिडेंट होगा, आपको फिर ऊपर वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर उसमें कवर हो जाता तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट बनेगा जी। अब जो मेरे पास डाउट्स आए हैं, पहले मैं वो एक बार वो डाउट्स मैं आपको बता दूंगा, जिस जिस बच्चे के भी डाउट्स हैं और जिस तरह से आपके डाउट आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मैं एक डाउट सेशन आपका फिर ना अलग से रखा करूंगा, क्योंकि अगर इन सेशन के अंदर फिर हम डाउट्स डिस्कस करेंगे तो मेरे को लग रहा है एक एक घंटा फिर सारा डाउट्स में ही निकल जाएगा। बट आज मैं डाउट्स आपके यहाँ पे लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, तो मंडे टू सैटरडे आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको फिर मैं संडे को एक डाउट सेशन रख लिया करूंगा जी। ठीक है ना, संडे को मैं एक डाउट सेशन रख लिया करूंगा, ताकि संडे को एक घंटे में सिर्फ हम डाउट्स डिस्कस करेंगे, ताकि जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं उन बच्चों को वो सेशन अटेंड करना है, जिन जिन बच्चों को वो डाउट्स नहीं है उन बच्चों को वो सेशन अटेंड ही नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है, अभी अगर मैं डाउट्स बीच में लूंगा तो आप सबको वो अटेंड करना पड़ेगा ही। जिसके डाउट्स नहीं भी हैं उसको भी अटेंड करना पड़ेगा, जिसके डाउट्स हैं उसको तो अटेंड करना ही पड़ेगा। जब अगर अलग से डाउट सेशन होगा ना, तो फिर जिन जिन के वो डाउट्स नहीं होंगे उनको सेशन वो अटेंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिनके होंगे वो सेशन अटेंड कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, बट आज हम इसके डाउट हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं पहले ऐसा करता हूं कि सेक्शन जो हमारा चैप्टर 2 है ना, उसका सेक्शन नंबर 9 है। एक बार सेक्शन नंबर 9 हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 9 वैसे तो काफी डिटेल में है, बट ये रिवीजन क्लास है। अच्छा, मैं कई बार बता दूं, कई बच्चे इसको रिवीजन क्लास मान के नहीं चल रहे भाई, कई बच्चे ने इसको रिवीजन क्लास मान के नहीं चल रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये रिवीजन क्लास ही मान के चलो, आप इसको रेगुलर बैच मत मान के चलो, क्योंकि रेगुलर बैच बहुत डिटेल में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये हाउस प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस क्यों की हुई है, सर ये LIC वाली डिडक्शन माइनस क्यों की हुई है, सर ये 80 TTA की डिडक्शन माइनस क्यों की हुई है। ठीक है ना, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इनकम टैक्स पहले पूरी बार एक बार पढ़ा हुआ है। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आगे रखे डिडक्शन का चैप्टर आएगा। अगर आप बाद में पढ़ोगे तो डिडक्शन के चैप्टर में सारी बातें होंगी, बट अगर एक बार पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिडक्शन होती है। ठीक है ना, फिर डिडक्शन के चैप्टर में डिडक्शन होती है। तो ये बातें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि एक बार आपने थोड़ा बहुत पहले इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? हाँ जी, चलो आ जाओ जी, एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। एक बार पहले मैं फटाफट सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट करवा देता हूं, फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं ले लूंगा। जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो सारे बच्चे बैठे रहेंगे, जिनके डाउट्स नहीं है फिर वो ऑब्वियस सी बातें यहां से जा सकते हैं। और कल से हम फाइनली कैपिटल गेन स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है ना, तो कल से फाइनली हम कैपिटल गेन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पैकअप कर देंगे, और कल से जो हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, कल से हम कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सारी अमेंडमेंट भी बीच में कवर करवा दूंगा, और बाकी जितने भी प्रोविजन कैपिटल गेन के हैं कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करें, और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है उसको भी हम साथ में करके चलेंगे। ठीक है जी, तो फाइनली कल से हमारा कैपिटल गेन जो है उसकी रिवीजन स्टार्ट होगी, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है ना, वो कैपिटल गेन कल से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 9 एक बार फटाफट चेक करते हैं, सेक्शन नंबर 9 क्या था। अब सेक्शन नंबर 9 आपका था इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब सेक्शन 9 में कुछ इनकम ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, वो इनकम जो है वो इंडिया में अराइज की हैं। इट मींस अगर वो इंडिया में अराइज की होंगी तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल होंगी। अब पहली बात, जब मैं तुम्हें सेक्शन नंबर 9 तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें ये फील होगा कि सेक्शन नंबर 9 की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 9 जो है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इतना बड़ा इंप्लीकेशन नहीं है। चलो मैं तुमसे 2-3 बातें पूछता हूं, तो बिना सेक्शन 9 को पढ़े मुझे आंसर देना, फिर तुम बताना सेक्शन 9 की क्या नीड थी। एक तो ये बच्चा कौन है भाई, नालायक। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार फटाफट से यहां पे देखो ध्यान से। अब मैं तुमसे 2-3 पॉइंट पूछ रहा हूं, तुम मुझे आंसर देना, फिर मुझे बताना सेक्शन नंबर 9 की क्या नीड थी। मेरा पहला पॉइंट ये आ रहा है कि आपकी फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी इंडिया में है। मान लो आपका घर जो है वो इंडिया में है और उस घर से आप रेंटल इनकम कमा रहे हो। बताओ क्या वो इनकम तुम्हारे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर सेक्शन नंबर 9 ना होता, मैं बेसिक सी बात पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हारा घर इंडिया में है, उस घर से तुम्हें रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या वो इनकम तुम्हारे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होनी चाहिए। भाई जब मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वहां से आने वाली इनकम पर तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब ये बात सेक्शन 9 में लिखी हुई है। सेक्शन 9 कहता है इनकम अराइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो आपका एक घर इंडिया में है, आपकी एक प्रॉपर्टी इंडिया में है, उस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके इनकम कमाई। अब अगर घर तुम्हारा इंडिया में है, उसको ट्रांसफर करके इनकम कमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इनकम भी तो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए ना। भाई अगर घर इंडिया में है, वहां से रेंटल इनकम कमा रहे हो तो इनकम भी टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर घर मैंने बेच दिया तो बेच के जो प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए। ये बात भी सेक्शन नंबर 9 में लिखी हुई है। ये बात भी सेक्शन नंबर 9 ये बात कहता है कि अगर प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में है, उसको ट्रांसफर करके इनकम कमाओगे, वो इनकम जो होगी वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तीसरा मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताना, अगर एक पर्सन ने मान लो इंडिया में सर्विस रेंडर्ड की है। अब सारे बच्चे बोलना, अगर एक पर्सन ने इंडिया में सर्विस रेंडर्ड की है, अब अगर कोई पर्सन इंडिया में सर्विस रेंडर्ड करेगा, उस सर्विस के पैसे चार्ज करेगा, तो आपको नहीं लग रहा क्या वो इनकम इंडिया में कमाई हुई मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है मानेंगे। जब उसने सर्विस इंडिया में रेंडर की है तो वहां से आने वाली इनकम भी तो उसने इंडिया में कमाई है ना। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है यस वो इनकम भी इंडिया में डीम टू बी अराइज मानेंगे। ये बात भी आपके सेक्शन नंबर 9 में लिखी हुई है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा ना सेक्शन नंबर 9 का बेस समझो। सेक्शन नंबर 9 जो है, सेक्शन नंबर 9 एक्चुअल में क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, ये इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और ये इनकम जो है वो टैक्सेबल है। अब जब मैं कहता हूं कि कोई इनकम को हम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे, तो चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो, वो सबकी इनकम में जुड़ेगी और सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, कैसे कौन कौन सी इनकम सेक्शन 9 में कवर होती है। तो अब एक बार फटाफट से देखो यहां पर पहला क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो पहला पॉइंट क्या है, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। मान लो कोई इनकम आपने इंडिया से बाहर कमाई है, बट उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन जो है वो इंडिया से है, तो गवर्नमेंट करी माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है। या उसकी एसेट या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा उसने वो इनकम इंडिया में कमाई है। या उसने जो एसेट ट्रांसफर की है वो एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसकी ट्रांसफर से जो इनकम होगी माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा उसने वो एसेट इनकम इंडिया से कमाई है। तो ये 3 केस तो बिल्कुल बेसिक केस हैं। इट मींस आपने पैसा बाहर कमाया, कनेक्शन इंडिया से है, तो मानना पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया में है, वहां से तुम इनकम कमा रहे हो, मानना पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। तुम्हारी एसेट इंडिया में है, उसको ट्रांसफर करके इनकम कमाई है, मानना पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। ये पहले में 3 पॉइंट आ रहे हैं। फिर अगला पॉइंट ये बात कहता है सर्विस मतलब सैलरी अर्न फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। अब ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई सर्विस आपने इंडिया में रेंडर्ड की है, अब सोच के बोलना अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की है, जो जब सर्विस आपने इंडिया में दी है, तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एक पॉइंट नंबर 4 पहले बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, एक बताओ, अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, सोच के बताओ,
आपको डिविडेंड देने वाली इंडियन कंपनी है, आप कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, बट आपको डिविडेंड देने वाली जो है वो इंडियन कंपनी है। अब सोच के बताओ, अगर डिविडेंड देने वाली इंडियन कंपनी है तो क्या आपको नहीं लग रहा वो इनकम आपने इंडिया में ही कमाई है? भाई क्वेश्चन ये है कि आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, तो आपको नहीं लग रहा क्या वो आपकी इंडियन इनकम है? बिल्कुल इंडियन इनकम है। देखो सेक्शन नंबर 9 कह रहा है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और वो सबके हाथ में टैक्सेबल है। फिर ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। ये पॉइंट कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया से बाहर दी है, अच्छा नॉर्मल बताओ, नॉर्मल एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर सर्विस देता है, इंडिया से बाहर सर्विस देता है, तो नॉर्मली उसकी इनकम को कमाया हुआ कहां मानेंगे? बताओ, नॉर्मल बताओ। मान लो मैं हूं, मैंने इंडिया से बाहर सर्विस दी है, इंडिया में सर्विस नहीं दी, तो इस इनकम को तुम कमाया हुआ कहां मानोगे? बताओ, जल्दी बताओ, इस इनकम को तुम कमाया हुआ कहां मानोगे? ऑब्वियस सी बात है बाहर मानोगे। जब मैंने बाहर सर्विस दी है तो बाहर सर्विस दी, तो जब मैंने पैसा चार्ज किया तो उस इनकम को कमाया हुआ जो है इंडिया से बाहर मानेंगे। बट सेक्शन 9 ये बात कहता है माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा उस इनकम को भी तुमने इंडिया में ही कमाया है, तुम ये मान के चलोगे। बट वो कब मान के चलोगे? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और दूसरी कंडीशन पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन हो। मैं दोबारा बोलूंगा, पहली कंडीशन पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, दूसरी कंडीशन पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन हो। इट मींस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को बाहर सर्विस रेंडर करने पर पैसा दे रही है तो उसके हाथ में मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है। एज पर सेक्शन नंबर 9 वो टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को अटैक करेगा, बाकी सब पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल से है। ये पॉइंट यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां पे डीम्ड वर्ड की इंपॉर्टेंस है। बाकी सारे पॉइंट में इतने डीम्ड वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में, वहां से इनकम आ रही है तो इंडिया में कमाया। प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में, उसको ट्रांसफर करके इनकम आ रही है तो इंडिया में कमाया। ठीक है ना? सर्विस आपने इंडिया में रेंडर की है, वहां से इनकम आ रही है, इंडिया में कमाया। डिविडेंड से इनकम आ रही है इंडियन कंपनी से, इंडिया में कमाया। बट ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में अटैच करेगा कि हाँ भाई, अगर मान लो सर्विस मैंने बाहर रेंडर की है तो भी उस इनकम को इंडिया में कमाया मानेंगे। कब? अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पेमेंट लेने वाला जो है वो इंडियन सिटीजन है। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर यहां पर 3 पॉइंट हमारे और थोड़े से हैं। एक तो इंटरेस्ट है, एक रॉयल्टी है और एक आपका टेक्निकल फीस है। अब एक बच्चे ने जो घर से मेरे से क्वेश्चन में डाउट पूछा था, उसमें एक रॉयल्टी वाला डाउट था कि सर रॉयल्टी टैक्सेबल क्यों नहीं की। अब इन तीनों पॉइंट को अगर तुम समझ लोगे तो जिन बच्चे का भी रॉयल्टी वाला पॉइंट था ना वो खत्म हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट हमारे ये हैं, इंटरेस्ट है, यहां पे हमारा कौन सा है? रॉयल्टी है, और यहां पे हमारा क्या है? एक तो इंटरेस्ट, एक रॉयल्टी और एक टेक्निकल फीस। अब ये तीनों का ना पहले समझो, इन तीनों का बेस क्या निकल के आ रहा है। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, यहां पे मान लो ये गवर्नमेंट है, ये मान लो गवर्नमेंट है, और ये मान लो अदर देन गवर्नमेंट है, और ये मान लो एक आउटसाइड इंडिया एक नॉन रेजिडेंट है, एक पर्सन है, ये नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि अगर ये रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के हाथ में तो वैसे ही सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो कहीं भी कमाओ कहीं भी रिसीव करो, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बात किसकी हो रही है? नॉन रेजिडेंट की, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। तो गवर्नमेंट एनआर को यह बात कह रही है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि तेरे हाथ में इनकम को इंडिया में कमाया मानेंगे और तेरे हाथ में इनकम टैक्सेबल करेंगे। अब यहां पे पॉइंट कहना क्या चाह रहा है वो सुनो ध्यान से। पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? अब ये पॉइंट कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट है, ये नॉन गवर्नमेंट है। मान लो गवर्नमेंट ने इस पर्सन को लोन दिया, या अदर देन गवर्नमेंट ने इस पर्सन को लोन दिया। किस पर्सन को लोन दिया? जो ये पर्सन बाहर रहता है। ठीक है नहीं, सॉरी, मतलब इस पर्सन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, या इस पर्सन ने अदर देन गवर्नमेंट को लोन दिया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया या किसी और पर्सन ने बाहर से लोन लिया, जैसे आपने कल अगर न्यूज में खबर देखी होगी तो अभी हमारे मोदी जी जो हैं वो वहां पे गए थे वनतारा। जो कौन है यार वो, अरे यार एक मोटा हाथी कह रहा हूँ, वो जो है यार अपना क्या नाम उसका, अनिल अंबानी नहीं, आकाश अंबानी, शायद आकाश अंबानी है या अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी ने वनतारा, मतलब एक जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने खोला है, बहुत जबरदस्त उन्होंने खोला है।
तो वहां पे क्या नाम है उसका, वहां पे मोदी जी गए थे कल। अगर आपको पता, वहां पे कल मोदी जी गए थे और इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली और न्यूज के अंदर भी खबर आई। तो एक बात मेरे को बताओ, अब इतना बड़ा उन्होंने वहां पे वनतारा का सेटअप किया, बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स वहां पे हैं, तो आपको नहीं लगा इतना बड़ा सेटअप करने के लिए बाई चांस मान लो फंडिंग चाहिए होगी? बिल्कुल फंडिंग चाहिए होगी। अब मान लो वहां पे क्या किया, रिलायंस कंपनी ने बाहर से लोन लिया, उनको फंडिंग चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने बाहर से लोन लिया। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना कि अगर रिलायंस कंपनी ने बाहर से लोन लिया, तो सारे बच्चे मेरे को आंसर देना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से लोन ले रही है तो उसके बदले वो क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है जी। ऐसे अदर देन गवर्नमेंट अगर बाहर से लोन ले रही है, उसके बदले क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। फिर दूसरा केस मान के चलते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई टेक्निकल सर्विस ली, उसके बदले वो क्या पे करेगी? फीस पे करेगी। ऐसे अदर देन गवर्नमेंट ने बाहर से कोई सर्विस ली, उसके बदले क्या पे करेगी? फीस पे करेगी। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, नो हाउ, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उसके बदले वो क्या पे करेगी? रॉयल्टी पे करेगी। ऐसे अदर देन गवर्नमेंट ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, उसके बदले वो क्या पे करेंगे? रॉयल्टी पे करेंगे। मेरे को सारे के सारे बच्चे ना बस एक बात बता, सिर्फ एक बात बता दो, ये सारा अमाउंट देने वाला कौन है? मतलब ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस देने वाला कौन है? सर देने वाले हैं ये लोग। मिल किसको रहा है? इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। अब अगर इसको मिल रहा है तो इनकम इसके हाथ में, तो पहली बात ये समझो सेक्शन 9 की एप्लीकेबिलिटी इसके हाथ में है। मतलब सेक्शन 9 जो है वो उस पर्सन के हाथ में एप्लीकेबल हो रहा है जिस पर्सन को ये पैसा मिल रहा है, क्योंकि इनके हाथ में तो खर्चा है, इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, इन्होंने टेक्निकल फीस पे की, इन्होंने रॉयल्टी पे की, इसका तो एक्सपेंडिचर है, इनकम इसके हाथ में है। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है इसके हाथ में सेक्शन 9 हम लगा देंगे। मतलब इस बाहर वाले पर्सन के हाथ में हम इंडिया में टैक्स लगा देंगे, हम मान लेंगे पैसा इसने इंडिया में कमाया। कब मान लेंगे? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर इसके सोर्स को इंडिया में यूज कर लिया गया तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। सोर्स का मतलब क्या है? जिसने भी लोन लिया उस लोन को इंडिया में यूज किया, फिर इंटरेस्ट पे किया, उसके हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल है। मैंने कोई बाहर से टेक्निकल सर्विस ली, उस सर्विस को मैंने इंडिया में यूज किया, तब उसके हाथ में फीस टैक्सेबल है। मैंने कोई फॉर एग्जांपल बाहर से नो हाउ लिया, उस नो हाउ को इंडिया में यूज किया, तब मैंने वहां पे रॉयल्टी पे की, तब उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है, नहीं तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अब जिस बच्चे ने रॉयल्टी वाला डाउट पूछा था, उस रॉयल्टी वाले पॉइंट में यही पॉइंट था, उस रॉयल्टी को इन्होंने इंडिया में कहीं यूज नहीं किया था। अब अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को नो हाउ मिला, अब नो हाउ मैंने इंडिया में यूज नहीं किया, इंडिया से बाहर यूज किया, बट रॉयल्टी मैं पे कर रहा हूं, तो उसके हाथ में रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। रीजन, क्योंकि नो हाउ को मैंने इंडिया में यूज नहीं किया। तो ये तीन चीजें सेक्शन 9 के एप्लीकेबिलिटी में तब आती हैं अगर इन तीनों के सोर्स को हमने इंडिया में यूज किया हो, तब ये तीन चीज यहां पे टैक्सेबल होंगी, नहीं तो यहां पे टैक्सेबल नहीं होंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा, अब यहां पे इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि किन किन केसेस में हम नहीं मानेंगे कि तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। जैसे मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इसको यहां से बाहर निकाल देंगे। आपने कोई मूवी की शूटिंग की जिसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर है, उसको यहां से बाहर निकाल देंगे। आपने कोई न्यूज कलेक्ट की है जिसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर है, उसको यहां से बाहर निकाल देंगे। या जो आपके रफ डायमंड होते हैं उसको आपने डिस्प्ले किया, अगर आप उसको डिस्प्ले करने की एक्टिविटी कर रहे हो तो वहां से आने वाली इनकम भी यहां से बाहर निकाल देंगे। ये 4 केस एक्सेप्शन है बिजनेस अपना कनेक्शन कीजिए। ठीक है जी। तो टैक्स में सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करें बताओ? अब या तो इंस्टीट्यूट को बोलो टैक्स खत्म करे, या टैक्स को बोलो हमें खत्म कर दे, और क्या? ऐसा तो काम नहीं चलेगा। पता नहीं क्या हो, तुम्हें टैक्स से दिक्कत आ रही है। हमने भी तो क्लियर किया यार, तुमसे नालायक बच्चे थे हम, इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत लग गई है कि टीचर जी बाहर बैठो, टीचर बोलता है बच्चे चलो मुंह खोलो, तो हाँ टीचर जी अब हमें समझ में आ गया। काश हमें ऐसा मिलता ना, हम रैंक फोड़ देते। अगर हमें फैसिलिटी मिल रही होती ना, हम रैंक फोड़ देते। इतनी फैसिलिटी अगर यूट्यूब पे हमें रिवीजन क्लास मिल रही होती, तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें और मुश्किल लग रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
टैक्स के नाम से पता नहीं रूह कहां पर जाती है कि हाय पता नहीं भाई साहब मेरा दिल छोटा हो गया, टैक्स का पेपर पता नहीं कैसा होगा। हमने भी निकाला यार, ऐसी कैसी बात होगी यार तुम्हारी, यार कैसी बात होगी। हम भी तो पढ़े हैं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ के हमने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिए, सारी सीए हमने इंग्लिश में की और टैक्स में बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आए, एग्जामिशंस लेकर आए, सीए फाइनल के अंदर 70+ मार्क्स लेकर आए और भगवान के जैसे 20 साल में सीए बन गए। उस टाइम तो ये इतना कंटेंट भी यूट्यूब पे नहीं होता था। आजकल तो भाई साहब भरमार है, मैं कह रहा हूं कितना कुछ यूट्यूब पे कंटेंट आ चुका है, उसके बाद भी तो मुश्किल लग रहा है, नालायक। चलो इधर सुनो ध्यान से जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ। तो ये पॉइंट हमारा मेन पॉइंट निकल के आ रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर सेक्शन नंबर 9 का एग्जाम्पल क्या है। सेक्शन नंबर 9 का ना अलग से एग्जाम्पल नहीं है, सेक्शन नंबर 9 जो बनेगा ना वो ऐसे ही बनता है, जो तुमने घर से क्वेश्चन नहीं किए इसी के बीच में ही सेक्शन नंबर 9 वाले पॉइंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन नंबर 9 का कोई अलग से क्वेश्चन बनेगा, इसी के बीच में ही सेक्शन नंबर 9 वाले पॉइंट डाल देंगे, वो तुम्हें देखने से पता ही नहीं लगेगा वो सेक्शन नंबर 9 वाले पॉइंट है। जैसे बिल्कुल बेस, जैसे मान लो मैंने बोला ना डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब तुम्हें पता लगा वो सेक्शन नंबर 9 का है। उसने बोला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, तुम्हें पता लगा वो सेक्शन नंबर 9 का है। उसने बोला इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, तुम्हें पता लगा वो सेक्शन नंबर 9 का है। ठीक है ना। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, सेक्शन नंबर 9 जो है वो इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये मोटी मोटी बातें यहां पे आपकी निकल के आती हैं। सर 20 साल में सही में, हाँ बिल्कुल सही, मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, 11 साल मेरे को सीए बने हो चुके हैं, 11 नहीं इवन 12 साल अभी होने वाले हैं। 92 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो भगवान की दया से 31-32 साल की उम्र है, 12 साल मेरे को सीए बने हो चुके हैं। ठीक है जी। सर आपसे बात करने से कहां से होगी? सैटेलाइट से होगी जी। अरे नालायक, शाम को 7 साढ़े 7 बजे कॉल कर लेना मुझे। चलो जी, अब एक बार फटाफट से वापस आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से वापस आ जाओ, वापस आओ फटाफट से जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अब ये मोटी मोटी बातें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार बस ये नोट्स वाला क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर जो भी आपके डाउट्स है मैं ले लूंगा। जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, जिनके डाउट्स नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं, बट जिनके डाउट्स नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने क्वेश्चन किए उनके डाउट नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किए वो तो बिल्कुल ही महान नालायक बच्चे हैं और वो टेक्स्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं करे ना, जो सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, प्रोविजन के रट्टे मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई, वहां पे खाली हाथ बैठे रहोगे तुम और फिर 6 महीने लगेंगे तुम्हारे। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन किए उनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किए उनके डाउट्स हैं वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम डाउट्स डिस्कस करेंगे और देन फिर कल हम कैपिटल गेन के अंदर मिलेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब एक बार पहले सारे बच्चे वाला क्वेश्चन करो जी। एक बार सारे बच्चे पहले इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे जी। एक बार सारे के सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो पहले जी, प्लीज बातचीत नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है मिस्टर वीजी है, फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन सिटीजन है बस इंडियन ओरिजिन है, लेफ्ट इंडिया ऑन 22 अगस्त 2024 टू वर्क एन ऑफिसर इन जापान। मतलब वो जापान में किसी कंपनी में काम करने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए जा रहा है। उसका टोटल स्टे पिछले 4 साल में जो है वो 380 दिन है। ही अराइज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। पहले तो एक बात मेरे को सोच के बताओ जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन है और वो लेफ्ट इंडिया है 22 अगस्त को। पहले मेरे को ये बताओ ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? सारे बच्चे बताओ ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? मेरे को सारे बच्चे पहले बताओ ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? नॉर्मल है स्पेशल है? ये नॉर्मल केस है। स्पेशल केस क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेशल केस में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। याद है मैंने कहा था अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, तब वो स्पेशल केस है। यहाँ पे इंडिविजुअल तो है बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो नॉर्मल केस में आएगा, और नॉर्मल केस में आएगा तो दोनों बेसिक कंडीशन चेक होंगी। अब यहाँ पे चेक करो 22 अगस्त को जा रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई 60 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो ये पर्सन जो है वो रेजिडेंट बन गया। ये पर्सन क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब अगर ये रेजिडेंट बन गया तो ऑब्वियस सी बात है पिछले 10 साल में उसने बोला पिछले 10 में से आप 4 बार रेजिडेंट थे, 740 दिन थे, तो ये क्या बन गया? आरओआर बन गया। अब अगर ये आरओआर बन गया तो चेक करना इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो आरओआर में तो आएगा ही आएगा, 3 लाख ही हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे, बॉम्बे इंडिया में है तो अराइज इन इंडिया, 8 लाख ही हो गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली और रिसीव्ड इन दिल्ली। अब तुम्हें पता लगा ये पॉइंट सेक्शन 9 का है,
अभी तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 9 के अंदर ये, इसको डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे तो ये 4 लाख रुपए हो गया। तो 8 4 12 3 15 लाख रुपए की इनकम ROR के हाथ में यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखते हैं यहां पे क्या बनेगा। देखो ROR बना जी, ROR बना प्रीवियस 24-25 में, और टोटल मिला के 15 लाख रुपए की इनकम जो है वो यहां पे टैक्सेबल है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बता दीजिए मुझे। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट पढ़ना। यहां पे क्या लिखा है, मिस्टर विजय एक इंडियन सिटीजन है, रिजाइड इन USA सिंस 1980। ही विजिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो आ रहा है 22 अप्रैल 24 को आ रहा है, पहली बार वो आ रहा है 22 अप्रैल 24 को आ रहा है, एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 25 मई 2024, 25 मई 2024 को वो वापिस जा रहा है। ठीक है जी, हिज टोटल स्टे इन लास्ट फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस 390 दिन है, पिछले 4 साल में 390 दिन है, और उसका पिछले 7 साल में टोटल 740 दिन है, और 10 में से वो 4 बार रहा है। उसकी ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन USA, वो USA में भी टैक्स पे करने के लाइबल नहीं है। अब एक बार चेक करना यहां पे, पहले मेरे को बताओ ये, अच्छा उसने पहला केस क्या है, एज्यूम किया उसकी टोटल इनकम अगर फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना अगर वो 15 लाख तक है, पहले तो एक बात बताओ, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है और बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में आ रहा है। अब अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? सर डीम्ड रेजिडेंट वाला केस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट वाला केस भी तब लगता है अगर इनकम 15 से ज्यादा हो। अब अगर यहां पे एज्यूम किया कि इनकम 15 तक है तो आप चेक करोगे यहां पे 22 अप्रैल से 25 मई तक आई थिंक बेसिक कंडीशन भी कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये पर्सन जो है इस केस में NR बनेगा। और अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 120 डेज में तो नहीं आ रहा, बट डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इनकम 15 से ऊपर है और किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा। और अगर जो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा तो ऑलवेज बनेगा RNOR, वहां पे ROR वाली कैटेगरी में कवर हो ही नहीं सकता। बस ये पर ध्यान दीजिए। बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, पैटर्न आंसर लिखने के अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोविजन लिखना बहुत जरूरी है कि जिस बेस पे आप आंसर लिख के आ रहे हो वो प्रोविजन आपको याद होना चाहिए बस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। चलो, तो अब यहां पे फाइनली हमारा खत्म हो जाता है जी। अब आ रहा हूं मैं डाउट्स पे। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे बैठे रहेंगे, और जो बच्चे जा रहे हैं तो लाइक करके जाना, बिना लाइक के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बात और बोल दूं सर, इस बार मैं टैक्स के लिए पूरी जान लगा दूंगा, मतलब जितना मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं मैक्सिमम एफर्ट्स लगाऊंगा कि इस बार हर बच्चे के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके एग्जाम निकलने चाहिए। बट लाइटली मत लेना मेरे एफर्ट्स को, सिंसियर तरीके से क्लास देखना, क्योंकि मैं देख रहा हूं डेली बेस पे बच्चे धीरे 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 कम हो रहे हैं, उनको लीनियंसी मिल रही है कि छोड़ना ये कंटेंट तो आता ही रहेगा, वो काम मत करना बस। और ये वादा कर रहा हूं कि जो बच्चा लास्ट तक मेरे साथ चलेगा, एक बार अपना रिजल्ट देख लेना, उसको दोबारा से कभी फेलियर लाइफ में देखना नहीं पड़ेगा, टैक्स के अंदर खास तौर पे। इतना मेरा आपसे वादा है जी। ठीक है जी। नोट्स एक बार मैं दोबारा शेयर कर दूंगा सारे जी, नोट्स एक बार मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। GST इनकम टैक्स के बाद शुरू होगा जी, पहले इनकम टैक्स करेंगे उसके बाद GST करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब ये पहले जो मैंने डाउट्स लिखे हैं ना, पहले जिनके भी डाउट्स है पहले मैं वो देख रहा हूं। अब जो यहाँ पे डाउट्स लिख रहे हैं मैं उनके नहीं ले रहा, यहाँ पे डाउट लिख रहे हो ना, मैं उनके नहीं ले रहा। जो जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाउट लिखे थे पहले मैं वो डाउट ले रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था, जिनको भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, सिर्फ मैं कमेंट बॉक्स वाले पढ़ रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर तक जिन बच्चों ने लिखे थे। अगर आपने अभी अभी कोई कमेंट डाला हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब एक बार पहले इनके डाउट ले लेते हैं, क्या पता आपके और इनके डाउट सेम हो जी। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 35 एक बच्चे का डाउट था, और ये 35 जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर का डाउट है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस का भी डाउट नहीं है। तो इसमें उसने बोला टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, मिस्टर विजय की एज 58 ईयर है। मैंने पहले भी कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो नॉर्मल स्कीम से आंसर निकाला हुआ है, तो इसको नॉर्मल स्कीम के बेस पे देखते हैं। सैलरी की इनकम दे रखी है इतनी, बिजनेस की इनकम दे रखी है इतनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड FD इतना। अब अमाउंट डिपॉजिट इन PPF 130। अब आप सब जानते हो PPF की तो सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है ना। अब जिन्होंने डिडक्शन का चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो उनको याद होगा PPF की डिडक्शन 80C के अंदर मिलती है नॉर्मल स्कीम में,
और कुछ भी नहीं कहा तो आंसर जो है वो नॉर्मल स्कीम के बेस पे होगा। तो 80 सी आप इसमें से माइनस करोगे डिडक्शन। अब अगर आप इसको जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से नाना करते भी आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। इनकम 1 करोड़ से ऊपर आएगी, आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक इनकम 1 करोड़ कितनी होगी मेरे को बताना एक बार जी, मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे इनकम आपकी जो यहाँ पे निकल के आएगी, ये रहा 25,28,000 प्लस में 73 लाख प्लस में 3,82,000 माइनस में 1,30,000। तो ये आपकी आ रही है वही आ रही है 1,80,00,000 इनकम आ रही है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, 1,80,000 इनकम आ रही है, 1,80 लाख नहीं 80,000, तो यहाँ पे एमआर भी तो निकालोगे। अब किसी ने एमआर निकाला ही नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस क्यों नहीं की? अरे मेरे नालायक बच्चे इसलिए माइनस नहीं की, उसने इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है, ठीक है ना, उसने सैलरी नहीं दे रखा, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी जो निकलती है वो सब कुछ माइनस होने के बाद ही निकलती है। अगर वो कहता ना खाली सैलरी तो माइनस कर देता। आपको मेरे क्लास के अंदर भी कहा था, रेगुलर बैच के अंदर भी, अगर सैलरी दे रखा है फिर करना, सैलरी के ब्रैकेट में कंप्यूटेड दे रखा है मत करना, और अगर इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है तो मतलब वो इनकम निकाल के ही दे रखी है, तो दोबारा से माइनस नहीं करनी, ठीक है जी। और एफडी के इंटरेस्ट की क्यों मिलेगी भाई? वही नालायक बच्चा, एफडी के इंटरेस्ट की डायरेक्शन तो क्यों मिलेगी? वो सीनियर सिटीजन है। एफडी के इंटरेस्ट की मिलती है सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर, बट वो तब मिलती है अगर तुम रेजिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो। अब अगर तुम रेजिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यहां तो मिलेगी नहीं, एज उसकी 58 साल पे की है, तो 58 साल की उसकी एज है, तो डिडक्शन 80 टीटीबी की मिलेगी नहीं उसको, ठीक है जी। चलो अब इसका एक बार आंसर आप देख लोगे, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को लग रहा है 35 में दिक्कत होगी, बस आपको यही दिक्कत होगी कि सर यहाँ पे करना क्या था, इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स निकाल लोगे, सरचार्ज निकाल लोगे, 1 करोड़ के बाद 15% है, फिर कंपैरिजन करोगे 1 करोड़ से, 1 करोड़ से कंपैरिजन करोगे, 1 करोड़ पर 10% सरचार्ज है, फिर टैक्स का इंक्रीमेंट निकालोगे, इनकम इंक्रीमेंट निकालोगे, जितना टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा होगा वो माइनस कर दोगे, तो और फिर जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ दोगे। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और अगर स्पेशल केस में फॉल करेंगे और उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो बेसिक क्यों चेक करेंगे, फिर वो एनआर बन जाएगा यार। 80 टीटीए भी क्यों मिलेगा यार, कैसी बात कर रहे हो? 80 टीटीए सिर्फ सेविंग के इंटरेस्ट का है नालायक। 80 टीटीए की जो डिडक्शन है वो सिर्फ सेविंग के इंटरेस्ट की है, ये एफडी का इंटरेस्ट है, एफडी के इंटरेस्ट के लिए 80 टीटीए नहीं है। चलो आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन डाउट था, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 में एक बच्चे का डाउट आया हुआ है, एक बार 28 देख लेते हैं 28 क्या था। 28 में मिसिज श्रुति एन इंडियन सिटीजन इज करंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई। तो एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से बाहर सेटल्ड है, इंडिया से बाहर सेटल्ड है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 शी कम्स टू विजिट फॉर 157 डेज। अब एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में आ रहा है। अब अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन है, और अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा है तो 182 वाली भी है, और 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन वाली भी है। अब ये इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है। अब प्रीवियस 24-25 में वो इंडिया में आया 157 डेज के लिए। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि 157 ये नॉर्मल केस तो नहीं है, स्पेशल है, और स्पेशल भी कौन से वाला है, जो बाहर से पर्सन इंडिया में आ रहा है। अब पहले देखते हैं इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है, क्योंकि अगर टोटल इनकम 15 लाख तक है तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, फिर तो ये हो जाएगा एनआर। और अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है तो फिर 182 वाली भी देखेंगे, 120 वाली भी देखेंगे। तो 120 वाली अगर देखेंगे तो शायद ये रेजिडेंट बन सकता है। तो पहले देखते हैं इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के है कितनी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव इन यूएई, ये तो बाहर वाली इनकम है। इनकम अर्न एंड रिसीव फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई, तो कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, ये भी बाहर की इनकम है। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो इंडिया की इनकम में आएगी 5 लाख।
इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब अगर इंडिया से कंट्रोल है तो भी वो 15 लाख की लिमिट में आती है। ये हो गया। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये भी आएगी। फिर LIC प्रीमियम है, इसकी तो हमें डिडक्शन मिलेगी। अब सोच के बोलना 10, 5, 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18, ठीक है री। अब अगर मान लो 1.5 लाख की हमें 80C की डिडक्शन मिलती है तो भी 16.5 लाख रुपए की इनकम है, तो 15 लाख से ज्यादा है। अब अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 120 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और 157 डेज उसने बोल दिया है, ठीक है, प्रीवियस 24-25 में। फिर उसके पिछले 4 साल में 365 दिन भी हो रहे हैं, तो ये रेजिडेंट तो बन ही गया, ये रेजिडेंट तो बन ही गया। और कैसे बना? 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से। तो अगर जो बच्चा 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बना तो वो किस में आएगा? RNOR वाली कैटेगरी में आएगा। अब RNOR में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? ये 5 लाख, फिर ये 10 लाख रुपए की इनकम, तो 5, 10, 15 और 3 18 लाख, माइनस में आप डिडक्शन दे दोगे तो 16.5 लाख रुपए की इनकम बनेगी जी। 421 डेज कैसे हो रहे हैं? अच्छा, पिछले 4 साल के, ठीक है ठीक है। तो एक बार आप इसका आंसर देख लेना जी, एक बार आप इसका आंसर देख लीजिए। क्या आंसर मैंने सही बोला है? आपने मुझसे बोला पेज नंबर, ये कौन सा है? पेज नंबर है, अच्छा ये तो मैंने पोर्शन कट कर रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 का ना, 28 का, सॉरी। तो इलस्ट्रेशन 28 का जो आंसर है मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे बैंगनी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, हाँ 16.5 लाख रुपए है। और कंक्लूजन जो है ये RNOR है, डन है जी। कंक्लूजन जो है वो RNOR है। तो अगर मान लो डिडक्शन के बाद इनकम 15 हो जाती तो फिर 182 डेज वाली कंडीशन लगती ना, हमें टोटल इनकम चेक करनी है। टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 42 डाउट आ रहा है बेसिक का। अब एक बात बताओ यार, 42 में ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है स्लैब रेट क्यों नहीं लगाया, कोई बच्चा कह रहा है 40% क्यों नहीं लगाया, कोई बच्चा कह रहा है 30% क्यों नहीं लगाया, कोई बच्चा कह रहा है कंपनी पे तो 25%। अब नालायक को क्वेश्चन तो पढ़ लो, ऊपर फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी में भी टैक्स रेट चेंज हुआ है। फॉरेन कंपनी वाले केस में 35% टैक्स है। मतलब अभी तो तुम्हारी रिवीजन की भी रिवीजन चल रही है, उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कि तुम कर क्या रहे हो। बच्चों को क्वेश्चन 42 समझ ही नहीं आ रहा, कह रहा सर पता नहीं टैक्स रेट इन्होंने कैसे उठा लिया, कि इन्होंने सरचार्ज 2% लगा रखा है, कहीं सरचार्ज 5% लगा रखा है। तो भाई फॉरेन कंपनी वाले केस में और सरचार्ज क्या लगता है बताना? नहीं, फॉरेन कंपनी वाले केस में और सरचार्ज क्या लगता है? याद करो, फॉरेन कंपनी वाले केस में क्या था, अगर इनकम जो है वो आपकी 1 करोड़ तक है, सरचार्ज नहीं ले। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है, सरचार्ज 2% है। और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज आपका 5% एप्लीकेबल होगा फॉरेन कंपनी वाले केस में, तो वही तो लगाएंगे। तो जो कंपनी वाले केस में सरचार्ज का रेट है वही तो लगाएंगे। और इसमें कौन सा सरचार्ज? वो जो 10, 15, 25 और 37 वाला है ना, वो इंडिविजुअल वाले केस में है। हर क्वेश्चन इंडिविजुअल का नहीं होता, ये क्वेश्चन कंपनी का था और कंपनी भी फॉरेन कंपनी का था। तो रेट ऑफ टैक्स लगेगा 35% और सरचार्ज जो वो 2% और 5% वाले हैं अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो ये बच्चे का एक डाउट था इस क्वेश्चन में, आई थिंक अब आपसे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कैपिटल गेन वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा उसके लिए तुम निश्चिंत हो जाओ, जब हम कल से कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे सारे तुम्हारे कैपिटल गेन के डाउट्स खत्म हो जाएंगे जी। यस मिस्टर शिखर, यस। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। और एक बच्चे का डाउट था, ये क्वेश्चन नंबर 43 में डाउट था। अब अगेन ये 43 में जो उसका डाउट आया वही सेम डाउट था कि सर यहाँ पे वो रेट समझ नहीं आ रहा, तो फिर वही बात बोल रहा हूँ, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी वाले केस में 35% एप्लीकेबल होगा और जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगते हैं। जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही एप्लीकेबल होते हैं, उस पर जो कंपनी वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता। और ये जो डिडक्शन है ये स्पेशल इनकम में से नहीं मिलती, ये नॉर्मल इनकम में से मिलती है। तो आप ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नहीं कि अगर हमने पहले 6 क्वेश्चन इंडिविजुअल वाले किए तो आगे भी इंडिविजुअल वाले ही चलेंगे। कभी वो पार्टनरशिप फर्म भी पूछ सकता है, शायद वो 1 या 2 नंबर के अंदर। वो फॉरेन कंपनी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो इंडियन कंपनी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद फिर एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था जी कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो अलाउंसेस हैं ये
इन्होंने इसमें ना ऐड नहीं की है। जैसे 5 लाख की सैलरी है तो 4 लाख के अलाउंस इन्होंने ऐड नहीं किए। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि सर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल है, तो क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी जी। अब सबसे पहले तो इसका स्टेटस निकालो, और जब तुम इसका स्टेटस निकालोगे ना, अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है तो ये पर्सन जो है ये नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा। अगर आपने स्टेटस निकाला हो, अगर आपने स्टेटस निकाला हो तो ये नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा। ये मिस्टर डेविड है, ये एनआर वाली कैटेगरी में आएगा, ये रेजिडेंट वाली कैटेगरी में नहीं आएगा जी। पहली बात तो ये समझ लो। अब अगर ये एनआर है तो एनआर के हाथ में इंडिया में कमाई हुई इनकम टैक्सेबल होती है, इंडिया में रिसीव की हुई इनकम टैक्सेबल होती है, इंडिया में अराइज मानी गई टैक्सेबल होती है, रिसीव मानी गई टैक्सेबल होती है। अब यहां पे चेक करो सैलरी की इनकम, देखो इसमें लिखा है ना कंप्यूटेड। अब अगर कंप्यूटेड लिख दिया तो डिडक्शन माइनस क्यों करूंगा मैं, डिडक्शन इसमें से आएंगी नहीं। अब यहां पे फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं, अब सुनो ध्यान से, जो भी फॉरेन अलाउंस मिलते हैं किसी इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जितने भी अलाउंस और परक्यूसिट मिलते हैं बाहर सर्विस रेंडर करने पर, तो वो सारे के सारे एग्जम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स में। ये मैं पॉइंट सैलरी के चैप्टर में डिस्कस करता हूं, बट ये पॉइंट यहां पे आ गया तो बता दूं, फॉरेन अलाउंसेस जो इंडिया से बाहर मिलते हैं, ठीक है, बट ध्यान रखना सर्विस कहां कौन रेंडर कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, देने वाली कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेन अलाउंस जो होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10 के अंदर। तो ये जो है ना ये एग्जम्प्ट है। उसके बाद एफडी का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, एग्रीकल्चर इनकम नेपाल, अब ये एनआर है, अब एग्रीकल्चर इनकम नेपाल मतलब कमाई बाहर, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि कमाई बाहर है, रसीद भी बाहर है, इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। और हाउस प्रॉपर्टी जो है वो नेपाल में है, तो ये तो हमें टैक्सेबल करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखता हूं साहब, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने जो निकाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरे यारों मेरे दिलदारों, हाँ सैलरी 5 लाख, ये 4 लाख नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 1 लाख आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2 लाख, यहाँ पे जो है कौन सा, हाँ 2 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम वाला जो है यहाँ पे आपका नहीं आएगा जी, ठीक है। अच्छा ये हाउस प्रॉपर्टी नेपाल में, तो अगेन वो एनआर है, तो एनआर के हाथ में तो वैसे भी नहीं आएगी, एनआर के हाथ में तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि एनआर बन गया ना, तो एनआर के हाथ में ना ये इनकम आनी ना ये इनकम आनी, तो बचा क्या, 5 और 1 6 लाख रुपए की इनकम आ रही है बस यार। देखो अगर क्वेश्चन चेंज करोगे तो आंसर बदलेगा, वही मेरे भिंडी कलर के बच्चों, अगर क्वेश्चन चेंज करोगे तो आंसर बदलेगा। तुमने बोला सा अगर ये रेजिडेंट होता तो फिर भैया सारी ग्लोबल इनकम आती, फिर नेपाल वाली इनकम भी आती, फिर तो ऑब्वियस ही बात है नेपाल वाली इनकम हमें ऐड करनी पड़ती, 100% हमें ऐड करनी पड़ती जी अगर ये रेजिडेंट होता तो जी। सैलरी फ्रॉम फॉरेन सिटीजन तो एग्जम्प्ट नहीं है जी, इंडियन सिटीजन वाले केस में एग्जम्प्ट है बस। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन था जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 29 था कि सर यहाँ ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये पॉइंट भी बिल्कुल सिंपल सा था, अगर आप चेक करोगे तो उसने पूछा था सर 29 का ना थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ एक बच्चे का डाउट था कि सर 29 का थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार चेक करते हैं वो क्या था। मिस्टर सार्थक एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लिविंग अब्रोड, ए टैक्स हेवन सिंस 2005, नेवर केम टू अस इंडिया सिंगल डे सिंस देन, ऑन द फॉलोइंग ईयर 24-25, मतलब वो एक बार भी इंडिया में नहीं आया आज, एक बार भी इंडिया में नहीं आया। सर 29 में थर्ड का 13 लाख कैसे, अभी वही बता रहा हूं जी। अब यहाँ पे वो एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया जी। तो अच्छा एक बार भी नहीं आया तो यहाँ पे देखो इनकम एक्रू और अराइज इन दुबई, नो टैक्सेबल इन दुबई बीइंग टैक्स हेवन, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ये इंडियन इनकम नहीं है। इनकम एक्रू राइज इन इंडिया 5 लाख ही आएगा, इनकम डीम्ड रेजिडेंट इंडिया 8 लाख ही आएगा, इनकम राइज इन दुबई प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया 10 लाख ही आएगा, 10 8 18 और 5 23 लाख रुपए की इनकम आएगी जी। अब सुनो 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 पहले सुन लो 23 लाख की इनकम आएगी, तो इनकम 15 से ज्यादा है, तो इनकम 15 से ज्यादा है, तो अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है या तो 182 डेज वाली कंडीशन या 120 डेज वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है, या तो 182 या 120 वाली, इसमें नहीं आ रहा। और फिर याद करो डीम्ड रेजिडेंट वाला, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इनकम 15 से ज्यादा है,
और वो दुबई में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो आपको लग रहा है वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। और जब वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा तो आपको नहीं लग रहा वो आर एनवार बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। अब जो इनकम निकालनी है वो आर एनवार के बेस पे निकालनी है। जो ऊपर 23 लाख की इनकम निकाली है ना, समझो वो 23 लाख की इनकम किसकी निकाली है? वो इनकम इसलिए निकाली है कि 15 तक है या 15 से ज्यादा है तो डेज हमें कितने निकालने हैं, बट उसके बेस पे आर एनवार निकाल दिया। अब आर एनवार के बेस पे कितनी इनकम आएगी? तो ये अराइज इन इंडिया 5 लाख, ये वाला इंडिया 8 लाख, तो ये इनकम क्यों आएगी भाई? ये इनकम क्यों आएगी बताओ? आएगी नहीं आएगी? आर एनवार के हाथ में ये इनकम क्यों आएगी? आएगी नहीं आएगी? जल्दी बोलो, आर एनवार के हाथ में इनकम आएगी नहीं आएगी? यस आएगा। 10, हाँ तो 23 लाख की तो आ रहा है फिर। तेईस लाख की तो आ रहा है आंसर, 13 क्यों आ रहा है? वट वुड बी आंसर? अबे नालायक, ऐसे कहाँ है त्रिशूल, कहाँ है? हाँ दिमाग खराब कर रखा है नालायकों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। वो कह रहा है कि पेरेंट्स आपके बोर अनडिवाइड इंडिया में हुए, मतलब एक तो यहां पे सार्थक बोर्न दुबई में फॉरेन सिटीजन बन गया, फॉरेन सिटीजन बन गया, इंडियन ओरिजिन बन गया, तो यहां डीम्ड रेजिडेंट वाला केस तो यहां लगेगा ही ना। डीम्ड रेजिडेंट वाला केस यहां पे कैसे लगा दोगे तुम? डीम्ड रेजिडेंट वाला केस कब लगता है? इंडियन सिटीजन पे, ये इंडियन ओरिजिन है। तो यहां पे तो वो क्या बनेगा? एनआर बनेगा। और जब वो एनआर बनेगा तो एनआर के हाथ में ये 10 लाख क्यों आएगा? एनआर के हाथ में फिर 10 लाख क्यों आएगा? वो तो आर एनओआर के हाथ में आएगा ना। और आर एनओआर कब बनेगा? जब वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा। तो डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा। डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट ही इंडियन सिटीजन पे लगता है सिर्फ। नालायक। बिल्कुल परफेक्ट आंसर पीछे दिया हुआ है 13 लाख रुपए, क्योंकि वो एनआर बन गया। और अगर वो एनआर बन गया तो एनआर के हाथ में सिर्फ इंडिया में कमाई हुई इनकम टैक्सेबल होगी। ये वाली इनकम एनआर के हाथ में आती ही नहीं है। तो 8 और 5 13 लाख रुपए की इनकम आएगी जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी अगला। अब ये एक बच्चे का रॉयल्टी वाला पॉइंट था, जो रॉयल्टी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट टू एनआर। अभी अगर एनआर को रॉयल्टी मिली है और बिजनेस इंडिया से बाहर कैरी कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा ना। अगर उस रॉयल्टी को, मैंने कहा ना याद करो, अगर उसके सोर्स का इंडिया में यूज होता तब इंटरेस्ट रॉयल्टी वाली इनकम टैक्सेबल होती, तो ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बच्चे का, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैं समझ नहीं आया डाउट भी क्यों आया आपका। वो कह रहे जी आप जेम्स एक फॉरेन सिटीजन है और आप इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। प्रीवियस 24-25 में आप 85 डेज, अब अगर 85 डेज है तो 60 डेज और मोर है। अब 60 डेज और मोर है और पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो वो रेजिडेंट बन गया जी। अब अगर वो रेजिडेंट बन गया तो आप पिछले 7 साल चेक कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 साल में देख लो 730 दिन अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो वो आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में आ जाएगा यार। डीम्ड रेजिडेंट के लिए इंडिया में स्टे करना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि आप इंडिया में स्टे करोगे। अगर आप एक दिन भी इंडिया में नहीं रहे बट आप डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो तो आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। क्या इसको लॉक करूं? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं किसने डाउट पूछा था ये। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इसके पिछले 10 साल देख लो यार। अब 10 साल में आप देख लो, बताओ, एक बार तो यहां रेजिडेंट बन गया, एक बार यहां रेजिडेंट बन गया, तो 2 बार तो रेजिडेंट वैसे ही बन चुका है। 10 में से 2 बार तो वो रेजिडेंट बन चुका है। नहीं मीनाक्षी, आप जनवरी में ही दे सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 एक बच्चे ने डाउट पूछ रखा है, पता नहीं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में एक बच्चे ने डाउट ये पूछा था कि मिस्टर सी जैपनीज सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया आफ्टर अ स्टे 10 ईयर ऑन 1 जून 22 को उसने इंडिया छोड़ा है। तो बच्चा कह रहा है सर 22-23 में आपने 62 दिन क्यों लिखे हैं? अब एक बात मेरे बता, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, नारंगी कलर के बच्चे, पिंक कलर के बच्चे, जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है 1 जून को, तो अप्रैल में वो इंडिया में रहा, फिर मई में वो इंडिया में रहा, एक दिन वो जून का भी इंडिया में रहा, तो 62 डेज ही आते हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो यार देखो, अगर यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, बड़ी दिक्कत वाली बात है।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टैक्स, अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट है, कान खोल के सुन ले, टैक्स नीड ओनली 2 पीस, 2 रुपीज नहीं, अब नालायक, 2 रुपीज नहीं, 2 पी, 2 पीस। 2 पीस का मतलब बताओ क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। 2 पीस का मतलब होता है, पहला पी होता है पेशेंस और दूसरा पी होता है प्रैक्टिस। इसके अलावा टैक्स कुछ भी नहीं जाता। प्रोविजन तुम्हारे क्लियर करवा दूंगा, उसकी तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है। तुम एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हो, नहीं होता, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तुम कहते हो गाबा तो है, पूछ लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं, मैं तो अपना 1 घंटा लगा दूंगा। बट पेपर में कौन तुम्हें बताएगा? पेपर में तुम्हें खुद करना है, तो लड़ा करो क्वेश्चन से, भिड़ा करो उससे, क्यों नहीं निकल रहा, ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर जाके लड़ोगे ना तब तुम्हारे एफर्ट्स निकलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? चैट जीपीटी आ गया, ये जीपीटी आ गया, वो जीपीटी आ गया, बच्चा दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? बच्चा डालता है क्वेश्चन चैट जीपीटी में, हे चैट जीपीटी, डू यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज क्लैरिफाई। नो चैट जीपीटी, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज क्लैरिफाई इन माई सिंपल लैंग्वेज। नो चैट जीपीटी, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ले चैट जीपीटी, टोटल इनकम वाला क्वेश्चन ले ले और मेरे को निकाल के बता दे चैट जीपीटी। तो पेपर में तुम्हारा चैट जीपीटी काम नहीं करेगा या कोई काम नहीं करेगा, वहां पे तुम्हारा दिमाग खुद चलेगा वहां पे। तो ये चलाओगे तभी ये तेज होगा, चैट जीपीटी से तेज नहीं होगा, ये बात ध्यान देना जो तुम इसको यूज कर रहे हो। ये बच्चों को भेजते हैं चैट जीपीटी का आंसर, गाबा सर देखना ये तो मैंने आंसर चैट जीपीटी सही बोल रहा है, और मैं कहा नालायक कहीं के, ओपन बुक पेपर है क्या तेरा? और अगर ओपन बुक भी है तो ओपन मोबाइल पेपर तोड़ा थे, क्या पेपर में मोबाइल लेके जाएगा? खुद का दिमाग ही चलाना बंद कर दिया बच्चों ने, नालायक कहीं के। आगे आओ। तो अब ये 62 डेज बताओ, 62 डेज बच्चा पूछ रहा है। 62 डेज सिंपल है ना, अगर 1 जून को वो जा रहा है तो बाकी दिन तो स्टार्टिंग में तो वो इंडिया में ही रहा ना। आगे आओ जी। अब एक ये क्वेश्चन पूछा किसी ने, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा था जी। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 26 देखो जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो जी, यहां पे वो कह रहा है मिस्टर सी है सिटीजन ऑफ इंडिया, इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन इन सिंगापुर विच इज सेटअप इन इंडिया। अब जो वो प्रोफेशन इंडिया में बाहर कैरी कर, उसका सेटअप जो है वो इंडिया में है। ही विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 145 डेज, पिछले 400। अब इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है वो देखनी है। तो टैक्सेबल इंडियन इनकम 8 लाख, ये तो है ही है। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर 10 लाख। अब तुम्हें देखने से लग रहा होगा सर ये इंडियन इनकम नहीं है, बट उसने ऊपर एक लाइन बोली है कि जो प्रोफेशन सिंगापुर में है उसका सेटअप इंडिया में है, तो 10 लाख को भी इंडियन इनकम माना जाएगा। 10 और 8 18, तो भैया 18 लाख रुपए 15 से ऊपर हो गए। हाँ, ये जो इनकम है ये कमाई तुमने बाहर है, तो ये यहां से आप हटा दो यहां पे। तो 18 लाख रुपए 15 से ऊपर है, तो 120 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहां पे देखो 145, तो 120 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, आर एन ओ आर, तो आर एन ओ आर के बेस पे टैक्सेबिलिटी निकाल दो। और अगर 115 दिन होता फिर यहां पे 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, फिर यहां पे वो एनआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाता। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का तो वही मैं आपको बार बार कर रहा हूं, टाइम लगाना पड़ेगा भाई, टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम टैक्स टाइम मांगता है, ये बात समझो मेरी बात, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, अब उस बच्चे को क्वेश्चन देके घबरा गया होगा, वो कह रहा है कि भाई मेरे बस का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। अब उसने सिंपल सी बात बोली है, उसने बोला स्टे इन इंडिया बताया। अब देखो 3 अप्रैल से 11 जुलाई तक वो इंडिया में रहा, तो आप इसके दिन निकाल नहीं सकते वो कितने दिन रहा इसमें, 24-25 में। 3 अप्रैल से रहा तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 3 8, 8 और 20 28 दिन वो अप्रैल में रहा, फिर मई, फिर जून और फिर 11 जुलाई, ये आपका 24-25 में आ गया, ठीक है। फिर ये 23-24 में 22 तारीख से लेके 22 जून से लेके 11 जुलाई तक, तो ये दिन निकाल लो। फिर यहां से लेके यहां दिन, अब ये हर साल के दिन निकल के आ जाएंगे। अब चेक कर लो 60 डेज और मोर है या नहीं है, और पिछले 4 साल में 365 दिन है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो क्या बनेगा, वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा जी।
ठीक है, तो बस यही तो है कि आपको उसका गैप निकालना है कितने कितने दिन है। तो अगर आप इसका आंसर चेक करोगे, उन्होंने ऐसे तो किया हुआ है भाई, यहां से यहां तक रहा तो आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट करने हैं, उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है ये चीज। ठीक है जी, अब एक तो ये है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत है, उसमें कई बच्चों का डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने चेक किया। क्वेश्चन नंबर 8 ना आधा अधूरा है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन काटना पड़ेगा, पूरा प्रिंट ही नहीं हुआ और मैंने भी उसको ध्यान नहीं दिया। तो 8 और 11 में दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये वाला, तो यहां 18,000 तक है बस। इसके बाद भी ना वैसे क्वेश्चन मॉड्यूल का है, ये क्वेश्चन मतलब मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये उसमें पूरा है, बट आप ऐसा करो, आप इसमें 18,000 तक लेके चल लो ये वाला। यहां तक देख लो आपने यहां तक सही किया नहीं किया, इसके बाद वाला हिस्सा आप यहां से काट दो, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है ऊपर जी। ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो उसको यहां से काट दो। एक तो ये हो गया जी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत हुई है, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा प्रिंट ही नहीं हुआ, ये भी मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, ये भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है। अब इतना प्रिंट हो गया, इसके बाद वाली टेबल मिस हो गई इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कटवा दिया था, क्योंकि ये मॉड्यूल में कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जब आप आंसर देखोगे, आंसर दिया हुआ है, वो आंसर उसी टेबल का जो मॉड्यूल में दी हुई है वो प्रिंट होना रह गई है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप यहां से कट कर सकते हो। भाई एक बच्चा बड़ी देर से तड़प रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 16 देख लूं भाई, बच्चा गिर ना जाए भाई, कसम लगे माता रानी की, पहले 16 देखूंगा, बाकी सारे काम छोड़ रहा हूं भाई। वंश मैं सारे काम छोड़ रहा हूं, मैं बिल्कुल स्टॉप लगा रहा हूं। पहले बता मेरे को 16 में क्या डाउट है भाई, मेरे को तेरा डर लग रहा है भाई वंश यार, कसम लगे मेरे को और किसी का डर नहीं लग रहा, बता 16 में क्या डाउट है। नहीं नहीं वंश, मैंने छोड़ दिया, मैंने काम छोड़ दिया भाई, मैं कसम लगे माता रानी की मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूं, बस पहले मेरे को 16 का सोल्व करना है भाई, बड़ी दिक्कत है 16 में, बता 16 में क्या डाउट है। मैं किसी और का डाउट नहीं लूंगा भाई, पहले वंश का डाउट लूंगा। वंश बता पहले 16 में क्या डाउट है ना, गगन हो ही नहीं सकता मैं 29 का डाउट ले लूं, पहले 16 लूंगा भाई। बोल वंश बोल, बोल मेरे भाई बोल, क्या डाउट है वंश, कहां गया वंश श्रीवास्तवा, बोल भाई, है ना लायक भाग गया। अरे भाई वंश बोल दे यार, ए पॉइंट में एक्सपेंडिचर माइनस क्यों नहीं किए, एक्सपेंडिचर माइनस क्यों नहीं किए, माइनस क्यों करेंगे, वो अलाउंसेस थोड़े हैं। एक बात बताओ, ऑनरेम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें बोला ट्रेवलिंग एंड अदर इंसिडेंशियल एक्सपेंडिचर 7,000 रुपए वर इंकर्ड इन दिस कनेक्शन 20। अब जो टोटल इनकम हो तो ग्रोस इनकम दिखाओगे ना 20,000 रुपए, वो अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं जो तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं, अलाउंसेस। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर एग्जम्प्ट नहीं होते, तो पूरा का पूरा यहां पर 20,000 रुपए आएगा। अगर ये अलाउंसेस होते इंडिया से बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए मिलते, फिर मैं एग्जम्प्ट करता। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पॉइंट फटाफट से आ रहे हो, बस 2-3 मिनट हमारे पास और हैं। अब हम कल इसकी डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम कैपिटल गेन के ऊपर आएंगे जी। हाँ ये कुशल का भी डाउट था भाई। तो एक बात बता मेरे नालायक बच्चे, तूने मेरे से पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये जो प्रॉपर्टी लंदन में है उसको कंट्रोल आपने इंडिया में क्यों नहीं माना, तो भाई बिजनेस का कंट्रोल होता है, प्रॉपर्टी का नहीं होता। प्रॉपर्टी कोई कंट्रोल थोड़ा कर रहा होगा कोई, मतलब बिजनेस कंट्रोल कोई कर सकता है, प्रॉपर्टी कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है, प्रॉपर्टी की तो ओनरशिप होती है। यहां पे कंट्रोल आप एज्यूम नहीं कर सकते, वो बिजनेस वाले केस में पॉइंट आता है कंट्रोल कहां पे है। ठीक है ना, इस वाले केस में ये जो रेंट है इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगी वो इसमें से माइनस होगी। ठीक है, बट यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेटर ऑन वर्ड यहां से काट देना चाहिए। वैसे लेटर ऑन रेमिटेड टैक्सेबल नहीं होता, सेम ईयर में रेमिटेंस है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, सेम ईयर में जो रेमिटेंस है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहां पे लेटर ऑन वर्ड काट देना, रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड का मतलब इंडिया में पैसा भेजा है, तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल है।
क्वेश्चन नंबर 14 का 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 का 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, दूसरा, तीसरा। तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब बाहर, तो यहां आरओआर में तो पूरा 20 आएगा, ठीक है। आरएनओआर और एनआर में 1/4 आएगा, तो 20 5 5। भाई यूके डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब पैसा बाहर कमाया, तो बाहर कमाया हम एज्यूम करेंगे बाहर रिसीव हुआ, बट आरओआर के अंदर सारी इनकम आती है, आरएनओआर और एनआर के अंदर 1/4 वाला पोर्शन आएगा जी। इनकम टैक्स खत्म होने की टेंटेटिव डेट क्या है? हो जाएगा जल्दी खत्म, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की, ठीक है जी। डीम्ड रेजिडेंट का पॉइंट, डीम्ड रेजिडेंट मेरे बच्चे ये होता है आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, और आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तब आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन, चलो मैं लास्ट पॉइंट ले रहा हूं जी बस अभी, क्वेश्चन 27 का सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में क्या डाउट है? इसमें तो 190 डेज रहा है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा इसमें आपको डाउट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 था ना, तो 25 26 27 का सी पॉइंट है 190 डेज, तो क्वालिफाई कर गया, रेजिडेंट बन गया, इट कैन, हाँ तो सही तो है इसमें। पिछले उसने उसने बोला पिछले 10 साल 7 साल नहीं दिए तो आरओआर आरएनओआर नहीं निकाल सकते हम। एनआर को डिडक्शन और रिबेट और एग्जम्पशन लिमिट में क्या मिलता है? एनआर को डिडक्शन मिल जाती है जी, वो डिपेंड करता है सेक्शन 80C, आपको देखना पड़ेगा ना एलिजिबिलिटी किस केस में। रिबेट नहीं मिलती एनआर को, रिबेट नहीं मिलती, एमआर मिल जाता है, रिबेट एमआर मिल जाता है जी। कुशल मैंने अभी वो रॉयल्टी वाला पॉइंट तो बताया, आप मेरे ख्याल से निकल गए थे उससे। मैंने बताया ना उसमें बिजनेस इंडिया से बाहर चल रहा है, तो रॉयल्टी इंडिया में कैसे आएगी? रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल कब होगी? जब उसका सोर्स इंडिया में यूज होगा, जबकि बिजनेस तो बाहर है तो वो इंडिया में हो ही नहीं सकती जी, ठीक है जी। हाँ हाँ जीएसटी भी करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा जी, ठीक है। चलो इसको मैं पैक कर रहा हूं, तो फाइनली अब जाके इसको हम पैक कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट्स पूरे सोल्व कर पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल से फाइनली हम कैपिटल गेन की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सारे बच्चे उसको बहुत सही तरीके से देखना, क्योंकि कैपिटल गेन में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, कल भी मैं 5 बजे क्लास लूंगा। एक्चुअली मेरे फादर साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए मैं 5 बजे के राउंड लूंगा क्लास, ठीक है, 5 बजे के राउंड ही होगी।